Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I'm back again with one very important and very interesting video for all of you, जो कि आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे हो कि सर किस प्रकार से टेस्ट सीरीज में हम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे मार्क्स अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं, जितना हम चाहते हैं उतना मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो कैसे इंप्रूव करें, तो उस बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए यार, जब आप गेट की बात करते हैं तो गेट एक ऐसा एग्जाम होता है जहां 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करते हो यह आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो वहां पे 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट स्किल हो कि आप कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को टाइम डेडिकेट करने वाले हो, कैसे आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मूव करने वाले हो ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाए, बट एट द सेम टाइम उन्हें हाई एक्यूरेसी से आप अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि देखिए, सिर्फ अटेम्प्ट करने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी अटेम्प्ट करने के साथ साथ एक्यूरेसी से। तो यहां पे देखो यार, गेट के अंदर ना ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, या फिर ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत हाई स्कोर की जरूरत है। गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक मॉडरेट स्कोर से भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप होता है। तो वहां पे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर आप अदर एग्जाम्स देखोगे लाइक एजेई एग्जाम, वहां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। करेक्ट। अब बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्लियर कट सी बात है, आपके लिए स्पीड ही इकलौता पैरामीटर है जो मैटर करती है। बट गेट में चीजें थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पे 70 मार्क्स 75 मार्क्स पे बच्चे कई बार अंडर 10 रैंक ले आते हैं, नहीं तो अंडर 100 रैंक पे आ जाते हैं। तो यानी कम स्कोर पे भी बेहतर रैंक आपको मिल सकती है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी प्रॉपर होना जरूरी है। अब सबसे पहली चीज बेटा, आप रियल एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं लेकिन प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में नहीं देते, लेटे हैं बेड पे आराम से दे रहे हैं। फिर टेस्ट सीरीज ने पॉज का फीचर तो सभी ने दे रखा है, कोई नहीं देगा तो बच्चे उसको गरियाने लगेंगे, यार थोड़ा सा ना नींद आ रहा है, एक काम करते हैं पॉज करते हैं सो जाते हैं फिर देंगे। अरे भाई, एग्जाम में ऐसा कर लोगे क्या? गेट वालों को ये थोड़ी कहोगे भाई मेरे को नींद आ रही है, आधे घंटे रुक जा मैं सो के फिर देता हूं पेपर। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज क्यों बनी है? टेस्ट सीरीज इसलिए बनी है तो आप एग्जाम टाइप एनवायरमेंट में उसको अटेम्प्ट करें। तो इसीलिए बेटा बहुत जरूरी है कि एक टेबल पे अपना लैपटॉप सेटअप करके माउस के साथ आप एक स्क्रैप पैड लेके वहीं लगातार 3 घंटे बैठ के टेस्ट दें। और सब्जेक्ट टेस्ट है तो 1 घंटे 1.5 घंटे जितने का भी सब्जेक्ट टेस्ट है। दूसरी बात, कई सारे बच्चों को ये रहता है ना कि टेस्ट सीरीज की वैल्यू उसके क्वेश्चंस में है। तो यार मेरे को भाई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कहीं से डाउनलोड करने मिल जाएं, या फिर मार्केट में कहीं पे अगर पायरेटेड आपको वो मिल रहा है, हार्ड कॉपी मिल रहा है टेस्ट सीरीज का, वो परचेज कर लूं। टेस्ट सीरीज का महत्व बेटा क्वेश्चन से है ही नहीं। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस मटेरियल में भी मिल जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके एनवायरमेंट का महत्व है कि क्या आप उसे सही माहौल के अंदर देते हो, तभी वो क्वेश्चंस का बेनिफिट है। वरना वो क्वेश्चन आपको 10-20% बेनिफिट करेंगे, 100% कभी नहीं करेंगे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ना कि आप उसको एज अ टेस्ट दे रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए बेटा एक एकांत जगह में एक टेबल पे लैपटॉप सेटअप करो, स्क्रैप पैड रखो, पेन लेके बैठो, अपना माउस लेके बैठो, पानी वानी एक ही जगह लेके बैठो, जब तक टेस्ट पूरा ना हो जाए आपको हिलना नहीं है। पॉज का ऑप्शन पता है क्यों दिया जाता है? इनकेस इमरजेंसी आ गई, मान लो कि आपके तबीयत ठीक नहीं लग रही है या फिर आपके घर में आपकी जरूरत है किसी को, तो आप पॉज कर सकते हो। बट उस चीज का ना एक तरह से उसको अपना डिसएडवांटेज मत बनाइए। ओके। फिर परफॉर्मेंस एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप एक एक क्वेश्चन चेक करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हुआ, आपका कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ। इवन जो क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं उनका सॉल्यूशन एक बार ऊपर ऊपर से देखिए, क्या आपका अप्रोच और जो टेस्ट सीरीज का अप्रोच है वो सेम है, या फिर आपका अप्रोच बेटर है, या टेस्ट सीरीज का अप्रोच बेटर है। अगर टेस्ट सीरीज में कोई बेटर अप्रोच आपको मिल रहा है तो आप उसे सीखिए। अगर टेस्ट सीरीज से नहीं सीख पा रहे, अपने टीचर से पूछिए सर ये सॉल्यूशन का मेथड ऐसे क्यों किया गया है। अगर कुछ नया सीखने मिलता है इट इज वेरी गुड। भले ही वो क्वेश्चन आपने करेक्ट किया हो लेकिन आपको कुछ नया सीखने मिला, इट इज वेरी वेरी गुड। फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए आप चेक करो किस तरह की मिस्टेक किए। आप उसमें सिली मिस्टेक कर गए क्या? टाइमर के प्रेशर की वजह से गलती हो गई, कैलकुलेशन एरर आपसे हो गया, फॉर्मूला एरर आपसे हो गया, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पड़ा, या फिर आपको कॉन्सेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये किस टॉपिक या किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया सवाल है।
क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक को कैटेगराइज नहीं करोगे तब तक उस मिस्टेक को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हमेशा एनालाइज करें गलत क्यों हुआ है, उसकी जड़ तक जाएं। अगर आप ये फिगर आउट करते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन आया था नेटवर्क के ट्रांजिएंट से और क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ क्योंकि ट्रांजिएंट आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्ट्रॉन्ग टॉपिक है नहीं, तो फिर आपको ये यहां से समझ आता है कि ट्रांजिएंट रिवाइज करने की आपको जरूरत है। और रिवीजन के नाम पे आप नोट्स रिवाइज करेंगे, रिवीजन के नाम पे आप उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप उसका कोई टॉपिक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब आप कहोगे कि इस टॉपिक को मैंने थॉरोली रिवाइज किया। नोट्स, क्वेश्चन और टेस्ट, ये तीन एलिमेंट्स जब आप रिवीजन कर लोगे तब आप कहोगे थॉरो रिवीजन हो चुका है। वरना अगर आप मार्क्स देखोगे कि यार 100 में से 40 मार्क्स आए, अब आप सिर पकड़ के बैठ जाओ मेरे तो 40 ही आ रहे हैं, मेरा कुछ होना ही नहीं, तो फिर भाई कुछ होगा भी नहीं। ये तो ये वाली बात हो गई कि लाइफ में हर्डल आया तो हमने तो हथियार डाल दिए, हमने तो हाथ खड़े कर दिए, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, सोचो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटा तब मिलता है जब पहले प्रॉब्लम को थॉरोली एनालाइज किया जाए। तीसरी कैटेगरी होगी उन सवालों की जो आपसे बने ही नहीं। अब ये सवाल दो कारण से हो सकता है ना बने हो, या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता या तो सवाल ही इररेलेवेंट था। कॉन्सेप्ट नहीं आता, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ो, और गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम कम बचा है तो कोई बात नहीं, जाने दो। और अगर वो क्वेश्चन ही गेट सिलेबस के बाहर है तब तो इग्नोर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से आपको आपकी वीकनेसेस समझ आ जाएंगी। जो क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत हो रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपका कमजोर था या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा था बट गेट के लिए इंपॉर्टेंट था, तो अपनी वीकनेसेस को समझिए और फिर वीकनेसेस को रिवाइज कैसे करना है वो भी मैंने बताया। दूसरी बात, ये जो आपने मिस्टेक एनालिसिस किया, अगर इसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सिली हैं, जो आपको लगता है आप फिर से इग्नोर कर दोगे या फिर से वो मिस्टेक कमिट कर सकते हो, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जो मिस्टेक्स आपके दोबारे कमिट हो सकती हैं उनको प्लीज आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड करके रखना, ताकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स में आपको नजर आ जाएगा कि ये मिस्टेक मुझसे पहले हुई थी और मुझे इसे रिपीट नहीं करना। तो देखो यार, लाइफ में जो इंप्रूवमेंट साइकिल होती है वो ऐसे ही होती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते जाओगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करते जाओगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जरूर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करें, लेकिन सारी मिस्टेक्स नहीं, या ऐसी गलती ना करें कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही शॉर्ट नोट्स में उतार दिया। आप ये भी समझे टाइम बहुत ज्यादा इस समय पे क्रूशियल है, टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है, तो वेस्ट नहीं करना, पूरे पूरे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में नहीं डालने। मिस्टेक अगर आप वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो और वो मिस्टेक ऐसी है जो रिपीट हो सकती है तो ही ऐड करना। ठीक है, आपको सब चीज बहुत अच्छे से पता थी, टाइमर की वजह से या कैलकुलेशन एरर कर दिया, ये सब हमको नहीं डालना है भाई शॉर्ट नोट्स में। मान लो मुझे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में दिक्कत आती है, √3 का फैक्टर मैं भूल गया, या फिर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल कर रहा था, वीएमएल के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो गया, तो भैया वो चीज लिखो शॉर्ट नोट्स में। और टाइम मैनेजमेंट देखो, आप ये भी देखो कि आपका अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ उसका कारण क्या था। क्या आप किसी क्वेश्चन पे अटक के रह गए, या किसी क्वेश्चन को आपने जरूरत से अधिक समय दे दिया। तो यहां से आपके लिए ये लर्निंग है कि अगली बार जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है जहां आपको लग रहा है अभी आया आंसर, अभी आया, इस चक्कर में 15 मिनट निकाल दिए। ऐसी मिस्टेक को एकदम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब टेस्ट को स्ट्रैटेजिकली शेड्यूल करें, यानी कि आप पहले टॉपिक टेस्ट दें फिर फुल लेंथ टेस्ट पे जाएं। और दूसरी बात ये होती है ना, धड़ाधड़ टेस्ट नहीं देते जाना कि जैन तक या जैन मिड तक टेस्ट दिए ही नहीं, अब लाइन से रोज रोज टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। टेस्ट के बीच में गैप होना बहुत जरूरी है और उस गैप का सही इस्तेमाल आपके इंप्रूवमेंट के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज टेस्ट दे रहे हो या दिन में दो दो टेस्ट दे रहे हो तो बेटा आपके पास ब्रीदिंग स्पेस है ही नहीं। आप टेस्ट को एनालाइज करके अपनी वीकनेसेस फिगर आउट करके इंप्रूव कब करोगे? आप तो धड़ाधड़ टेस्ट देते चले जा रहे हो। तो इसीलिए पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दें, हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करें, वीकनेसेस फिगर आउट करें, वीकनेस को इंप्रूव करें, फिर आप अगले टेस्ट पे जाएं। तो ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ये आप दिसंबर मिड या जनवरी बिगनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीटेड है वो पहले से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बाकी लोगों से आगे चल रहे हो। लेकिन टेस्ट को आप ऐसे रख सकते हो, स्टार्टिंग में जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे, हफ्ते में 2 टेस्ट दे दिए, फिर हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट पे आ जाना,
और लास्ट के दिनों में आप डेली भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना स्टार्टिंग से ही डेली दो, क्योंकि इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और रेगुलर प्रैक्टिस करें, टेस्ट के बीच में जो आप गैप ले रहे हो ना, उसके अंदर आप प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको आइडिया लगे आपकी वीकनेसेस का, आप अपनी वीकनेसेस पे काम कर पाए, इंप्रूव कर पाए। बिना प्रैक्टिस के टेस्ट देना वेस्टेज है, ठीक है। और टेस्ट को अटेम्प्ट करें एक स्ट्रैटेजी के साथ। अब देखो यार, टेस्ट देने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा 1 मार्क क्वेश्चन से शुरू करे तो बेटर कर ले, कोई 2 मार्क से शुरू करे तो बेटर कर ले, कोई एप्टीट्यूड से शुरू करे तो बेटर करे, कोई टेक्निकल से बेटर करे। ये सारी चीजें आप लोग ट्राई आउट कर लो अलग अलग मॉक टेस्ट में। कोई मॉक टेस्ट आप 1 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कोई 2 मार्क के, कोई आप एप्टीट्यूड से शुरू करो। आप देखो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट सूट करती है, बेस्ट सूट करती है, ठीक है। फिर दूसरी बात, जब कोई क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, आप अटक रहे हो, उसे मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ जाओ। या कोई क्वेश्चन आपको देखते से पता है यार ये क्वेश्चन जो है ना टाइम लेता है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में भी देखा है, ये लंबा जाता है, तो उसे भी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। पहला अटेम्प्ट जब आप टेस्ट का देते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव इस बात पे होना चाहिए कि आप 65 के 65 क्वेश्चन देख लें, और उनमें से जो सिंपल हैं, जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आप बना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सिंपल क्वेश्चन था लेकिन आपके पेपर में वो 65th नंबर पे था, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं और वो क्वेश्चन ही आपसे मिस हो गया। कभी भी ये रिग्रेट लेके नहीं निकलना है टेस्ट सीरीज से या एग्जाम हॉल से कि इजी क्वेश्चन मेरा छूट गया। इजी क्वेश्चन को किल करना ही करना है। डिफिकल्ट छूट गया, लेंदी छूट गया, मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन इजी क्वेश्चन छूट गया, इस पे भाई कोई बहाना एक्सेप्टेबल है नहीं। गेसिंग अवॉइड करें गेट में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है। कई बच्चे सोचते हैं अगर मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है मैं तुक्का लगा देता हूं, मत करना। आप कभी भी यहां पे गेस वर्क मत करना। एक बार के लिए एमएसक्यू में आप गेसिंग कर सकते हो, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में प्लीज गेसिंग मत करें। गेट मैंने पहले भी बताया बेटा, लो स्कोरिंग जाता है अक्सर पेपर, तो वहां पे आपका 1/3 मार्क्स भी बहुत क्रूशियल होता है, उसको ना जाने दें। मार्क फॉर रिव्यू, अगर आप अनश्योर हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, आपने सॉल्व तो कर लिया लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपने सही बनाया, तो कोई बात नहीं, उसे तभी के तभी 2 बार 3 बार चेक मत करो, आप आंसर मार्क करो और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दो। तो वहां पे क्या होगा, पर्पल हो जाएगा वो, उसके ऊपर ग्रीन टिक आ जाएगा, यानी मार्क फॉर रिव्यूड है और आपने अटेम्प्ट कर रखा है, उसकी काउंटिंग होगी। अगर आपने रिव्यू नहीं भी किया ना तो भी स्कोरिंग में उसकी काउंटिंग होगी। ये मत सोचना कि गिनती नहीं की जाएगी, गिनती में वो आएगा। गिनती में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्टेड और अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये दोनों क्वेश्चन की काउंटिंग होती है स्कोरिंग के दौरान, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन का आपने आंसर ही नहीं लगाया, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था कि इसको दोबारा ट्राई करूंगा, बाद में देखूंगा, इसमें टाइम लगेगा या डिफिकल्ट लग रहा है ये सवाल, उसका तो आंसर ही नहीं लगाया ना, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन आंसर लगा के आप श्योर नहीं थे, तब आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, तो उसकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट लर्न करना बहुत जरूरी है कि 1 मार्क क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 2 मार्क्स वालों को कितना टाइम देना है, एप्टीट्यूड सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो मैं जो एडवाइस करता हूं बेटा, मैं ये एडवाइस करता हूं कि एप्टीट्यूड में आप 20 मिनट से ज्यादा ना स्पेंड करें उन 10 क्वेश्चन में। 1 मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम रखें, और 2 मार्क में 2 से 3 मिनट आप अपना मैक्सिमम टाइम पकड़ के चलें, इससे ज्यादा नहीं। और कोई क्वेश्चन में इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। अगर आप आधा भी सॉल्व कर चुके हो तो अपने स्क्रैप पैड में उसके नीचे की जगह खाली छोड़ के बढ़ जाओ और आगे अगला क्वेश्चन अगले पेज में आप सॉल्व करने लगो, ताकि जब आप लौट के आओ तो इस क्वेश्चन को इसी पेज पे सॉल्व करो और आपने जितनी मेहनत अब तक की थी उसको रीयूटिलाइज आप कर पाए, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है बेटा, जहां पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं वहीं तक रोक करके उसके आगे की जगह खाली छोड़ दें, ताकि आप वहीं से रिज्यूम कर पाए, नए पेज पे आपको दोबारा से स्टार्ट ना करना पड़े। और ये मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से बच्चे मूव ऑन नहीं करते। मान लो कोई टॉपिक उनका बहुत ही स्ट्रांग है, कोई बच्चा नेटवर्क में बहुत अच्छा है, नेटवर्क का क्वेश्चन फंस रहा है, वो हिलेगा ही नहीं, मैं तो नेटवर्क अच्छे से करके आया था, आज तो आंसर देके ही जाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी आपके मार्क्स खा जाएगी, याद रखिएगा। किसी क्वेश्चन से ना दिल लगी रखनी है, ना ही किसी क्वेश्चन को ईगो पे लेना है, हमेशा क्वेश्चन को उसके मेरिट पे आपको टैकल करना है। फिर स्पीड और एक्यूरेसी, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां एजेई एग्जाम वाला हिसाब किताब नहीं है कि सिर्फ स्पीड इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी नहीं, यहां एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो जब आप कुछ स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट देंगे, शुरुआत के 5 मॉक टेस्ट या 7 मॉक टेस्ट, भले ही आप पेपर 100% अटेम्प्ट ना करें, आप टारगेट ये लेके चलें कि 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन एक्यूरेसी बेहतरीन रखें और फिर ग्रेजुअली अपनी स्पीड को इंप्रूव करते जाएं। जैसे कोई बच्चा अगर अपने पहले मॉक टेस्ट में 40 सवाल का टारगेट लेके जाता है, दूसरा मॉक टेस्ट तो नहीं कहूंगा, तीसरे या चौथे मॉक टेस्ट में 42-43 क्वेश्चन का टारगेट लेना। जब उस पे कंफर्टेबल हो जाओ, फिर 3 या 4 क्वेश्चन का टारगेट बढ़ा लेना। ऐसे करके जब आप टारगेट इंक्रीज करोगे बट एक्यूरेसी को डिप नहीं होने दोगे, तो स्पीड बिल्डअप होती जाएगी। स्पीड आपकी मल्टीपल इटरेशन में, मल्टीपल रिपीटिशन में बिल्डअप होती है। एक्यूरेसी पहले से ही आपको मेंटेन करनी होगी, ठीक है। और रिवाइजिंग को बेटा नहीं छोड़ेंगे, रिवीजन को नहीं छोड़ेंगे। मैंने जैसा बोला वीक एरियाज पे काम करना है, लेकिन साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी साथ लेके चलना है। जो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हैं, जिनसे आपके मार्क्स आ रहे हैं, उनको लंबे समय तक मत छोड़ देना, वरना वही कॉन्सेप्ट आपके कमजोर पड़ जाएंगे और आगे उन्हीं से मार्क्स आने बंद हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथ इज गुड, but do not ignore your strengths. Focus on your weakness, but keep taking your strengths alongside. भले ही आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट उनसे जुड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फ्रेश रहें, ठीक है। अब टेस्ट के बाद बेटा मिस्टेक्स को अपने शॉर्ट नोट्स में डालना और इनकरेक्ट क्वेश्चन या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, ये आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। इस पे मैं पहले ही टच अपॉन कर चुका हूं, लेकिन ये रीसॉल्व वाला पॉइंट मैं ऐड कर दे रहा हूं। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए या जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम में नहीं बनाए थे, टेस्ट देते हुए नहीं बनाए थे, उन्हें टेस्ट के बाद एक बार सॉल्व करके देखो अपने से और फिर उनके सॉल्यूशन चेक कर लेना, अगर टेस्ट के बाद भी आपसे नहीं बन पाते, ठीक है जी। और अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखो, माने कि एक टेबल बना के रखो। जैसे आप क्या करो, एक छोटी सी पतली सी कॉपी ले लेना बचपन में, एक पेज नेटवर्क का, एक सिग्नल, एक कंट्रोल, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ जाएगा लास्ट में। उसमें टेस्ट के स्कोर लिखते रहो एक एक पेज पे कि नेटवर्क के टेस्ट का प्रोग्रेस कैसा है, सिग्नल में आपका प्रोग्रेस कैसा है, फुल लेंथ मॉक में आपका प्रोग्रेस कैसा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्रेस अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को लगातार मॉडिफाई करते रहें। जैसे अगर मान लो सिग्नल में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, आप लोग टेस्ट से 2 या 4 दिन का ब्रेक लेकर के सिर्फ सिग्नल पे काम कर लो, ताकि उसका प्रोग्रेस नजर आए। तो जैसे क्या होता है ना, मान लो कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, बट उसकी कोई एक पर्टिकुलर मसल है जो डेवलप नहीं हो रही, तो उस मसल पे ज्यादा काम कर सकता है। ऐसे कोई एक सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जिसमें इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा, तो 2-4 दिन का ब्रेक लेके उस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा काम किया जा सकता है। तो अपने स्कोर और अपनी रैंक को आप लोग नोट डाउन करते रहें, और जब आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा ना, ऐसे आपका ग्राफ चढ़ता हुआ नजर आएगा, तो आपको फीलिंग भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, इसको एक्सेल में बना लेना, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल पे एक्सेल एडिट करते रहना। तो अपना स्टडी प्लान एडजस्ट करते रहना कि कब कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्रेस, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहें बेटा, पॉजिटिव रहें, यानी किसी भी हालत में कितना भी बुरा टेस्ट जाए, कितना भी लो स्कोर आए, छोड़ना मत, लगे रहना। क्योंकि जो लोग लगे रहते हैं ना, वो एक ना एक दिन तो बेटा पहाड़ तक तोड़ देते हैं। ये तो फिर भी एक गेट एग्जाम है, इसको तो फोड़ ही दोगे। और मोटिवेटेड रहो बेटा, पॉजिटिव रहो। टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं, उसको एनालाइज करो, क्यों कम आए हैं मार्क्स, कैसे उनको इंप्रूव करना है, रादर देन खुद को एक टैग लगा देना कि मैं तो लूजर हूं, मुझसे कभी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा टैग देने की जगह आप पॉजिटिवली उसको लें। अच्छा ठीक है, मार्क्स कम आए हैं, देखते हैं कहां पे दिक्कत आई है, प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं। अभी तक 10 घंटे पढ़ रहे थे, 11 घंटे पढ़ के देखते हैं, बट लगे रहो। जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, यानी आपको ना जो सामने वाला टेस्ट है या आपकी किस्मत है आपको एक ही इशारा कर रही है, भाई थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन तू कर सकता है। वो सिर्फ आपको इतना इशारा है, ना कि ये कि तेरे बस की नहीं है। तो इशारों को समझो, पॉजिटिव रहो, कर पाओगे आप लोग। मैं ये तो नहीं बता सकता कब किस बच्चे का गेट एग्जाम क्रैक होगा या कब कौन सा बच्चा लाइफ में सफल होगा, लेकिन एक बात 100% श्योरिटी से बता सकता हूं कि जिस बच्चे ने गिव अप नहीं किया और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ता रहा, भाई जिंदगी भी उसके आगे घुटने टेकती है, आसमान भी उसके आगे सर झुकाता है। ऐसा एटीट्यूड लेके चलो कि भाई कितनी भी तकलीफें हो ना जिंदगी में, वो चेहरे की मुस्कुराहट आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए।
अब टॉन्ट कर दोगे सर आप खुद तो मुस्कुराते नहीं, बेटा मैं पर्सनल लाइफ में बहुत स्माइल करता हूँ, थोड़ा सा क्लासेस को लेके सीरियस रहता हूँ अपने वर्क को लेके, बट यस यू शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग, हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ में आप हो, तब तकलीफें भी आपसे जलने लगेंगी, आपके कॉम्पिटिटर्स देख देख के परेशान हो जाएंगे, इंसान इतना खुश कैसे है। तो खुश रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड से तैयारी करो, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, मैं आपको इतना श्योरिटी से कहूंगा कि मंजिल जरूर मिलेगी। और देखो यार, अभी हमने दिवाली ऑफर एक्सटेंड कर दिया है 15 नवंबर तक, सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज पे भी 50% ऑफ आपको मिलेगा। और गेट 25 26 के जितने भी कोर्स हैं, रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स, लाइव, रिकॉर्डेड, सब्जेक्ट वाइज, सब पे 50% ऑफ है। आप सारे में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, कोड एक ही लगाना है, DW50। तो SSC RRB सबके कोर्सेज पे 50% ऑफ है। ओके, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। थैंक यू।